कल हमने सामंतवाद के बारे में पढ़ा था। आज हम सामंतवाद का पतन कैसे हुआ इस बारे में पढ़ेंगे। सामंतवाद आप समझ गए होंगे। कोई क्वेरी है तो आप आज भी कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। कोई भी व्यवस्था बनती है ये तो हम देखते ही हैं, वो कुछ समय बाद आमतौर पर उसमें कुछ खामियां आती हैं और वो व्यवस्था फिर बाद में नष्ट हो जाती है, पतन हो जाता है उसका। स्थायी कुछ भी नहीं है यहाँ पर। हेनरी मार्टिन ने लिखा कि सामंतवाद ने अपनी ही आस्तीन में ऐसा हथियार छिपा रखा है जो एक दिन उसी पर वार कर बैठेगा। मतलब उसी में कुछ ऐसी चीजें थी, उसी में कुछ व्यवस्थाएं, विशेषताएं उसकी ऐसी थी जिसके कारण से कि वो व्यवस्था एक दिन ढह ही जानी थी। फिर भी हम मुख्य रूप से जो कारण रहे उन कारणों के ऊपर प्रकाश डालेंगे। निरंकुश राजतंत्रों की पुनः स्थापना। पहले भी निरंकुश राजतंत्र थे, लेकिन जैसे जैसे सामंतवादी व्यवस्था आई तो राजतंत्र कमजोर होते चले गए और कुछ सामंत बहुत मजबूत होते चले गए और उन्होंने राजाओं की जो शक्तियों को वो कमजोर कर दिया और खुद शक्तिशाली बन बैठे। परंतु एक समय के बाद एक विशेष परिस्थिति का जन्म हुआ जब सामंत ही आपसी युद्धों में लड़कर अपने अनैतिक कार्यों से, अयाशी से उनकी जो है जनता जो है परेशान हो गई। जनता भी ये चाहने लगी कि कैसे न कैसे ये खत्म हो जाएं। जनता, राजा, लोग सब उनसे तंग आ गए और उनकी आपस की लड़ाइयों से भी वो निर्बल हो गए। इस सारे से राजा ने एक उचित अवसर पाया कि क्यों न अब दोबारा से अपनी शक्ति को ग्रहण किया जाए, और जनता का साथ राजा को मिला और राजा ने ये अवसर पाकर अपनी शक्तिशाली सेना का निर्माण करना शुरू कर दिया। राष्ट्रीय सेना उसने गठित की क्योंकि वो भी काफी समय से बेचैन थे। इस कार्य में आम जनता ने तो सहयोग किया ही, साथ में व्यापारी, पूंजीवादी जो लोग थे उन लोगों ने भी साथ दिया, क्योंकि जो सामंत थे वो शहरी जीवन के, उद्योग के, व्यापार के खिलाफ थे। वो अपनी ग्रामीण व्यवस्था जो उन्होंने चलाई हुई थी उसी के पक्ष में विशेष रूप से थे। तो वो बाधक समझते थे व्यापारी पूंजीवादी सामंतों को, इसलिए उन्होंने इनको हटाने का सोचा। और इन मध्यम वर्ग की सहायता से ही विशेष रूप से इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन आदि देशों में शक्तिशाली निरंकुश राज्यों की पुनः स्थापना हुई। उन्होंने यातायात के साधनों पर विशेष रूप से ध्यान देकर अपना जो व्यापार उद्योग बढ़ाया, उससे आय की वृद्धि हुई और उस आय से ही सब काम चले। 13वीं शताब्दी के अंत तक फिलिप द फेयर नामक शासक इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने सेना के बल पर अनेक सामंतों की शक्ति का अंत तक कर दिया। इस प्रकार मतलब दोबारा से जब सत्ता जो है राजाओं के हाथ में पूर्ण रूप से आई तो सामंतवाद का जो पतन है वो होना शुरू हो गया था। तो ये हमारा पहला पॉइंट जो है, निरंकुश राजतंत्रों की पुनः स्थापना से कैसे सामंतवाद कमजोर हुआ उसके बारे में हमने पढ़ा। दूसरा जो बिंदु है वो है राष्ट्रीयता की भावना का उदय। राष्ट्रीयता की भावना का उदय, कुछ चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये संदर्भ है विशेष रूप से विश्व इतिहास के संदर्भ में, भारतीय इतिहास के संदर्भ में भी हमने कुछ चीजें पढ़ी थी। चीजें लगभग वैसी ही रहती हैं, थोड़ा बहुत ही अंतर आ पाता है। यहाँ पर नाम बदल जाएंगे, राष्ट्र के, देशों के, लोगों के, चीजें। इतिहास में बहुत सारी परिस्थितियां, अगर हम इतिहास, इसीलिए तो इतिहास बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम इतिहास से सीखें तो चीजें रिपीट होती रहती हैं, अगर उससे हम सीख लेंगे तो वो महत्वपूर्ण चीजें रहने वाली हैं। तो विशेष रूप से इंग्लैंड में, फ्रांस में, यूरोप में शिक्षा का, साहित्य का बड़ा विकास हुआ तो लोग विचार करने लगे कि मतलब हमारा राष्ट्र कहाँ है, हमारे ऊपर इतने अत्याचार क्यों रहे। जनसाधारण, जिसमें विशेष रूप से कृषक, दास बहुत ज़्यादा थे, उनका बहुत शोषण हो रहा था। तो लोगों ने परेशान होकर एक सुव्यवस्थित शासन प्रणाली की मांग उठाई। उनका मानना था कि राजा ही हमें ये दोबारा से दे सकता है, क्योंकि पहले वहाँ राजतंत्र रहे थे। तो इस सारे से लोगों में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हुई।
और इसका श्रेष्ठ उदाहरण हमें फ्रांस में देखने को मिलता है। वहाँ जॉन ऑफ आर्क नाम की जो महिला थी वो अपने देश पर, अपने राष्ट्र की एकता के लिए मर मिटी। और इंग्लैंड में भी जो विशेष रूप से 100 वर्षीय युद्ध चला, उससे इंग्लैंड के जो लोग हैं वो इकट्ठे हुए, उनके अंदर एकता में बंधे, राष्ट्र के प्रति प्रेम जगा। इस सारे से लोगों में एक राष्ट्र की एक शक्ति की भावना होती, तो उससे विकेंद्रीकरण जो शक्तियाँ थी, सामंत जो शक्तियाँ थी वो विकेंद्रीकरण थी, छोटी छोटी जो शक्तियाँ थी उनके अस्तित्व को खतरा हुआ। धर्म युद्ध, तीसरा जो हमारा बिंदु है वो धर्म युद्ध। यरूशलेम एक इजराइल में आपने सुना हुआ एक स्थान है, ईसाइयों का पवित्र स्थान है, उसको लेकर ईसाइयों में, मुसलमानों में संघर्ष लंबे समय से चला आ रहा था। वो धीरे धीरे धर्म युद्धों में परिवर्तित हो गया। 1025 ईस्वी से लेकर 1453 तक ये चला। तो इस सारे में इसने सामंतवाद का पतन कैसे किया, सोचने वाली बात ये, समझने वाली बात ये है। ईसाइयों ने रोमन पोप से कहा कि वो सामंतों को जो है धर्म युद्धों में भाग लेने का आदेश ले, तो पोप ने आदेश जारी कर दिए। तो सामंत जी जान से जुट गए। जब जी जान से जुटे तो उसके लिए उन्होंने अपनी जागीरें बेच दी, दूर दूर जाकर युद्ध किए, तो अपने क्षेत्र से दूर हो गए, जागीरों से दूर रहे, तो कमजोर हो गए। कुछ तो मृत्यु के शिकार भी हो गए, कुछ पराजित हो गए, कुछ बिल्कुल शक्तिहीन हो गए। इसका अवसर, इसका लाभ जो है राजा ने उठाया और पुनः अपनी शक्ति धारण की, क्योंकि वो तो धर्म युद्धों में फंस गए और राजा को मौका एक मिल गया। और इस प्रकार जो बच गए थे कुछ सामंत, उन्होंने इस सारे को देखते हुए राजाओं की अधीनता स्वीकार कर ली। इससे भी सामंतवाद का पतन हुआ। चौथा जो बिंदु है वो है बारूद का आविष्कार। बारूद का आविष्कार, ये आप हमने आज भी आपको कल भी वीडियो शेयर की थी, लिंक वीडियो आज भी शेयर की है, आप उनको भी देखते रहें, वो जरूरी है देखना। उससे आपको विषय की गहरी समझ बनेगी और आप बड़े प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो भी बड़े आसानी से लिख पाएंगे। बारूद ने क्या किया, सामंतों ने अपनी शक्ति को विशेष रूप से सुरक्षित करने के लिए दुर्ग बनाए, अभेद दुर्ग। वो बड़ी बड़ी चोटियों पर, पहाड़ों की चोटियों पर थे और उसके चारों ओर जो खाई थी उसमें वो दलदल कीचड़ पानी भरा रहता था, तो आक्रमण करना बड़ा कठिन था। और आक्रमण कर भी दिया तो सामंतों को विशेष हानि नहीं पहुंचती थी। लेकिन जब बारूद आया तो राजा ने बारूद की सहायता से इनके दुर्गों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अभेद जो दुर्ग थे वो अब अभेद्य नहीं रहे। तो इस प्रकार जो सेनाएं जो थी वो बारूद से, तोपों से जो है छिन मिन हो जाती थी कुछ ही घंटों में। तो इस बारूद ने भी उन दीवारों को तोड़कर जो है राजाओं को सामंतों की जगह पर कब्जा दिलवाया। इस प्रकार से सामंतों का अंत जो है निकट लगा। कृषकों तथा जो दास थे हमारे, उनकी दुर्दशा, उनकी दयनीय हालत भी जिम्मेदार थी सामंतवाद का, क्योंकि एक सबसे बड़ी जो संख्या थी, उद्योग और व्यापार तो बाद में धीरे धीरे विकसित हुए, तो सबसे बड़ा जो वर्ग था वो था कृषकों का और दासों का। कोई अधिकार इनको सामाजिक, राजनीतिक, किसी प्रकार का स्वतंत्रता का जीवन इनको जीने का अधिकार नहीं था। जबरदस्ती इनसे जो है काम करवाते थे, बेगार लेते थे। बेगार मैंने आपको बताया ही था, बंधुआ मजदूर, कदम कदम पर उत्पीड़ित करना, जानवरों से बदतर व्यवहार, पूरे वर्ष काम करते थे, दिन रात मेहनत करते थे, तो भी इनको 2 वक्त का जो खाना है भरपेट खाना नहीं नसीब होता था। तो इस सारे से कृषकों को, दासों को, सामंतों के प्रति जो है घृणा हो गई, असंतोष हुआ, विद्रोह फैले। आखिर में तो कृषकों ने पूर्णतः जो है हिंसक विद्रोह करने शुरू कर दिए। 1358 में उत्तरी पूर्वी फ्रांस में तो कृषकों ने बहुत बड़े जो है विद्रोह किए, उसमें लाखों किसानों ने भाग लिया और धीरे धीरे विद्रोह इंग्लैंड, उत्तरी अफ्रीका, हॉलैंड, मध्य एशिया में फैल गए। अनेक सामंतों को मार दिया गया, उनके इलाकों को जला दिया गया, लेकिन इसमें 1 लाख किसान लोग भी मारे गए। ये विद्रोह बहुत बड़ा फैलना था। हालांकि उसी समय प्लेग फैल गया, प्लेग से विद्रोह को धीरे धीरे दबा दिया गया, लेकिन
इसका बड़ा इम्पैक्ट था। इसने सामंतवाद की जड़ों को हिला दिया, खोखला कर दिया। इसके बाद जो बिंदु है वो है नगरों का विकास। नगरों का विकास बिंदु जो है इसके बारे में हम देखेंगे। नगर बने क्योंकि जो सामंतवाद थी वो ग्रामीण व्यवस्था थी और ये पूंजीवाद जो इसके बाद की व्यवस्था थी वो विशेष रूप से शहरी नगरीय व्यवस्था थी। दूर दूर व्यापार होता था, धन अधिक होने लगा, जनसंख्या में भी वृद्धि हुई। उस सारे से विलासप्रिय वस्तु की भी मांग बढ़ी और इस सारे से शहरों में, नगरों में या किसी बड़े गांव में जो है औद्योगिक इकाइयां लगनी शुरू हुई। उस सारे से फिर नगरों की मांग बढ़ी। व्यापार भी जो है भूमध्य सागर के रास्ते से पूर्व से पश्चिम में होने लगा, व्यापारिक श्रेणियां बन गई। तो अब खेती का काम नहीं था वहाँ पर, जिन जगहों पर विशेष रूप से खेती का काम न होकर व्यापार का काम था वहाँ पर वो नगर बन गए। धीरे धीरे जनसंख्या वहाँ और ज़्यादा बसते गए, लोग ग्रामीण क्षेत्रों से आकर वहाँ पर बसने लगे तो वो बड़े बड़े नगर बन गए। इसी तरह से नगरों का उत्थान हुआ। इटली, इंग्लैंड, फ्रांस, इन देशों में जो है विशेष रूप से नगरों का उत्थान हुआ। नगरीय जीवन विकसित होने के और भी कारण थे। जीवन आज़ादी भरा होता था, नगद मजदूरी मिलती थी। दासों मजदूर जो वहाँ गांव में उनको 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता था, यहाँ पर वो सुरक्षित और स्वतंत्र महसूस करते थे। धीरे धीरे सभी मजदूर, कृषक, दास जो शहरों की ओर भागने लगे तो इससे सामंतों की पकड़ जो है ढीली पड़ गई। अगला जो बिंदु है वो है सामंतों का आपसी संघर्ष। आपस में सामंतों कभी बनी ही नहीं, सब एक दूसरे को मारने के लिए तैयार रहते थे, आपस में युद्ध करते थे। शक्तिशाली जो सेना थी इनके पास वो सारी कमज़ोर हो गई इन लड़ाइयों में। 100 वर्षों तक का जो युद्ध था उससे किसानों को तो हानि हुई ही, फसलें खराब हुई, जनधन हानि हुई। इस सारे से जब उनके जो नीचे काम करने वाले लोग ही नहीं रहेंगे, उनके पास ही सामर्थ्य नहीं रहेगा तो सामंतवाद कब तक बच पाता। आखिर में इससे सामंतवाद की कमर भी टूटी। चर्च का योगदान, चर्च ने भी कैसे योगदान दिया इसको समझेंगे। चर्च ने सामंतों को कहा कि अनुशासन में रहो, नैतिकता बनाए रखो। कुछ शांति व्यवस्था बनाने के लिए उन्होंने 40 दिन तो प्रतिबंध लगा दिया, साल में 40 दिन कोई युद्ध नहीं होगा। फिर वो युद्ध ही नहीं कर पाते थे, उनका तो काम ही युद्ध करना था। दूसरा कहा कि बच्चों पर, कृषकों पर, पुरोहितों पर, स्त्रियों पर कोई किसी प्रकार का आक्रमण नहीं होगा। इन आदेशों से भी जो है सामंतवाद को गहरा आघात लगा। मुद्रा प्रचलन, नगद वेतन मुद्रा जो आई, इसमें पहले तो वस्तु विनिमय के माध्यम से सारा काम चलता था, लेकिन अब मुद्रा जब आए, सिक्के आए तो सभी वस्तुएं सिक्कों से खरीदी जाने लगी। धीरे धीरे कृषक और दास को भी जब सामान लेने के लिए पैसा जरूरत पड़ी तो सामंतों ने नगद धन देना शुरू किया। और जब नगद मजदूरी मिलती तो धीरे धीरे वो अपने कर्जे उतार कर दास उनसे मुक्त हो गए, स्वतंत्रता की ओर बढ़े। तो जब दास ही नहीं रहे, मजदूरी नहीं रहे, स्वतंत्रता की बात हो गई तो लोग जो है वहाँ से चल पड़े। दूसरा क्या हुआ कि राजा ने भी जो है ना नगद वेतन के आधार पर सेना को भर्ती किया, तो लोग खूब सारा जो जनसाधारण लोग थे वो सेना में भर्ती हो गए। तो जो लोग सेना के रूप में, दासों के रूप में, मजदूरों के रूप में सामंतों के पास रहते थे वो अब वहाँ से चले गए, तो सामंत कमज़ोर हुए। स्थायी सेना की भर्ती, इसी में अभी हमने मुद्रा प्रचलन में भी पढ़ा कि राजा के पास जैसे ही धन आया, आय वृद्धि हुई, उसका विशेष जो स्रोत था वो था उद्योग और व्यापार। उस सारे से राजा ने जो है सेना को भर्ती किया। करने का कारण था स्थायी सेना भर्ती करने का, क्योंकि जो सेना पहले राजा सामंतों से उधार लेता था तो वो उसके प्रति वफादार नहीं होती थी और वो जानबूझकर हार जाती थी और वो विशेष रूप से प्रशिक्षित भी नहीं होती थी। तो इसलिए राजा को स्थायी सेना का महत्व समझ में आया और इस स्थायी सेना में जब भर्ती, पदोन्नति, वेतन जो वितरण राजा द्वारा किया जाता तो ये पूरे जोश से लड़ती और राजा को जीत दिलाती। और रही कहीं कसर
इंग्लैंड के शासक हेनरी सप्तम ने एक आदेश जारी किया, लिबरी एंड मेंटेनेंस एक्ट। उसके अनुसार सामंत सेना ही नहीं भर्ती कर सकते थे, उन पे रोक लगा दी गई। तो इससे बिल्कुल ही कमर टूट गई। तो इससे सामंतवादी जो व्यवस्था थी वो पतन की ओर बढ़ी। मध्यम वर्ग का जो योगदान था, हम स्वतंत्रता के इतिहास में भी देखते हैं, तो पुनर्जागरण धीरे धीरे जब समाज में आया, क्योंकि शिक्षा मध्यम वर्ग विशेष रूप से व्यापारी, डॉक्टर, वकील शिक्षित वर्ग था ना, तो इनके पास धन की कमी थी और नई समझ की। तो इन लोगों ने काफ़ी स्वतंत्रता समानता होनी चाहिए, इसके लिए आवाज़ उठाई, प्रयत्न किया, और इन सब ने राजा को भी धन से सहायता की कि भाई ये सामंतवाद के जो अत्याचार है खत्म होने चाहिए। तो राजा ने इनका सहयोग लेकर सामंतों का पूर्ण सफाया किया। पुनर्जागरण ये भी इसी बिंदु से मिलता जुलता है। विद्वानों ने, मूर्तिकारों ने जब पुरानी जो परंपराएं थी, जिसमें सामंतवाद भी एक पुरानी परंपरा थी, इस पर कठोर प्रहार किया, कहा कि भी स्वतंत्रता समानता होनी चाहिए। ये लोग तारकवादी थे, हर बात को कसौटी पर परखते थे, अगर जो बात ठीक लगती उसी को ये मानते थे। इन लोगों का पूरी तरह से सामंतवाद से विश्वास हो गया, क्योंकि उसमें केवल और केवल बुराई थी, अत्याचार था, शोषण था। तो इन्होंने एक कल्याणकारी जो राष्ट्रीय सरकार, राजा है, जो उसकी कल्पना की, तो इसको समाप्त करने पर इनका भी पूरा जोर था। और आखिर में हम जो निष्कर्ष निकालेंगे, तो जो व्यवस्था एक बार उसने सहयोग किया था देश समाज के लिए विकसित करने में, लेकिन जब बाद में वही व्यवस्था जो सामंतवाद व्यवस्था है वो अराजकता, अशांति का कारण बन गई, जिससे केंद्रीय सत्ता निर्बल हुई, तो उस सारे से धीरे धीरे फिर कृषक, दास, मध्यम वर्ग, मुद्रा, चर्च, सब बिंदुओं ने जो है, सब कारणों ने जो है सहयोग कर, खास करके आम जनता की जो परेशानी थी, तो सामंतों का जो पाप का घड़ा जो भर गया था, उसको फोड़ने में जो है ना सहायता की। और आखिर में इस सारे से सामंतवादी व्यवस्था का पतन हुआ और नई व्यवस्थाओं का उदय हुआ, जिसमें व्यापार और उद्योग ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसकी वीडियो जो रेफरेंस वीडियो थी वो हम आपको भेज चुके हैं। रेफरेंस वीडियो आपने देखनी ही है, इसमें कोई आप किंतु परंतु न करें। उसके बाद की भी मैंने वीडियो आपको भेज दी कि सामंतवाद से पूंजीवाद में जो संक्रमण कैसे हुआ, उसके बारे में सामंतवाद से आज भेजी है मैंने आपको कि कैसे सामंतवाद से पूंजीवाद आया। बातें तो लगभग जो आज हमने पढ़ी है उसमें से बहुत सारी आएंगी, क्योंकि संक्रमण तो तभी होगा, ट्रांजिशन तभी होगा जब कोई दिक्कत आएगी। ऐसे तो बदलाव नहीं होगा, चाहे अच्छा बुरा कोई भी बदलाव हो, उसके बारे में आप पढ़ेंगे और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो वो लेंगे। उसके बाद हम अगला जो बिंदु है वो है वाणिज्यिक एवं औद्योगिक पूंजीवाद का उदय कैसे हुआ, और फिर पूंजीवाद के उदय के कारण। इनकी वीडियो भी मैंने आपको भेज दिया है, एक बार आप देख लेंगे तो फिर हम जब पढ़ेंगे तो उसमें और आसानी हो जाएगी। और मुख्य प्रश्नों की अगर हम बात करें तो आपके सामंतवाद जो है क्या है और उसके पतन के मुख्य कारणों की व्याख्या कीजिए। तो ये एक प्रश्न आपका बन गया है इसमें से। धन्यवाद।